नमस्कार, आप सबों का स्वागत है दूरदर्शन में। गांधी का व्यक्तित्व कालजयी है और गांधी का विचार, गांधी का दर्शन शाश्वत है। आज गांधी दर्शन और भारतीय जनमानस इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में दो विद्वानों को बुलाया है। पहले उनका परिचय करवाते हैं। हमारी ठीक बाईं ओर डॉक्टर मंजू सिन्हा जी हैं, जो बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्राध्यापिका हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जी, जो लंगट सिंह महाविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप दोनों का स्वागत है। 150 वर्ष पहले गांधी जन्म लिए, परंतु आज भी उनके विचार उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं। तो गांधी के व्यक्तित्व में वैसी कौन सी विशेषता थी, वैसा कौन सा चमत्कार था कि 150 वर्षों के बाद भी उनकी उपस्थिति भारत के जनमानस में है और अनिवार्य रूप में है। इसे आप किस रूप में व्याख्यायित करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बड़ी प्रासंगिक बात है ये। इस क्रम में एक लघु वृत्तांत का जिक्र मैं करना चाहूँगा जी। शोध के सिलसिले में मैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और तीन मूर्ति भवन गया था जी। वहाँ ग्रामीण परिवेश से काफ़ी लोग आए भी थे उसको देखने। वो पर्यटक केंद्र भी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की एक छोटी प्रतिमा थी वहाँ। प्रतिमा को स्पर्श करते थे, अभिवादन करते थे और महात्मा गांधी की जय बोलते थे। उन लोगों ने महात्मा गांधी को देखा नहीं था, नहीं उनके चित्र को भी देखा था, लेकिन उनके मानस में गांधी के व्यक्तित्व की इतनी अमिट छाप थी कि वे मानते थे कि कोई भी ऐसा महामना होगा तो वो गांधी ही होगा। सबसे पहली बात तो उसको एक जनमानस की स्वीकारोक्ति कहिए, अज्ञानता तो नहीं कहेंगे क्योंकि भाव की प्रबलता है। जी जी। दूसरी बात, गांधी जी के संपूर्ण वांग्मय को देखेंगे तो हमें लगता है कि गांधी अलग अलग प्रकृति के नजर आते हैं, अलग अलग रूप में नजर आते हैं। जब विद्यार्थी के रूप में कानून की पढ़ाई करने गए इंग्लैंड तो बिल्कुल टाई पैंट में नजर आते हैं। एक पेशेवर वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में उनकी अलग भूमिका होती है। लेकिन जब भारत आते हैं और भारत यात्रा के क्रम में उन्होंने महसूस किया कि एक आम औसत भारतीय विपन्न है, उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, तो उन्होंने तत्क्षण निर्णय लिया कि वे भी एक आम भारतीय के ही परिवेश में अपने को प्रस्तुत करेंगे। और इसलिए गांधी जी की जो भी हम छवि देखते हैं बिल्कुल एक सीधा साधा, उसमें कोई परिवेश की बनावट, कृत्रिमता नहीं होती। तो मनसा वाचा कर्मणा जी। भले ही गांधी का व्यक्तित्व सरहद से पार भी गया। आज अमेरिकन गांधी की बात करते हैं, अफ्रीकन गांधी की बात करते हैं, फ्रंटियर गांधी की बात करते हैं, जी। लेकिन गांधी मूलतः वैसे व्यक्तित्व थे जिनके विचारों में कोई गूढ़ता नहीं थी, कोई जटिलता नहीं थी, जो सहज संवाद करते थे, प्रार्थना करते थे। जीवन शैली में भोजन, खान पान, शारीरिक श्रम, सफाई, जितनी भी बातें हम एक आम भारतीयों के मन में देखते हैं उसका वो साकार प्रतिबिंब प्रस्तुत करते थे। अतः जनमानस में गांधी की पैठ उतनी ही सशक्त है जितनी कि आप 150 साल पहले। और गांधी मानस में इस ढंग से रचे बसे हैं कि जैसा कहा जाता है कि उनके विचारों से सहमत हो या ना हो, लेकिन उनकी हम कतई उपेक्षा नहीं कर सकते। उनकी प्रासंगिकता कालजयी है, आपने सही कहा, और मैं इससे सहमत हूँ। बहुत धन्यवाद। गांधी के विचारों में सुचिता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके व्यक्तित्व में कर्मठता है, उनकी दिनचर्या जो है बहुत ही सरल और सहज होती है। तो ये जो गांधी का रूप है, और उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड का गांधी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी और भारत का गांधी, अर्थात गांधी भारतीय जनमानस में तो बसा ही है, एक वैश्विक फलक पर भी वो विश्व जनमानस को प्रभावित कर रहा है। आप इसे संक्षेप में कैसे व्याख्यायित करेंगे? मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ कि व्यक्ति चाहे अमेरिका में हो, इंडिया में हो, रूस में हो, जापान में हो, व्यक्ति दो ही तरह का होता है, अच्छा या बुरा। तो सद और असत्य के साथ ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो जो गांधी मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है उसकी साकार प्रतिछवि है, प्रतिबिंब है, प्रतिमूर्ति है। इसलिए मेरा ये मानना है कि गांधी
ये जो भारतीय वाङ्मय जो कहता है, आप आचार्य हैं, आपने बहुत सारी धार्मिक डिग्रियां भी ली हुई है, आप बताएं कि जो ये अपने यहाँ सर्वोच्च स्थिति है उसमें कहता है लोग कि मनसा वाचा कर्मणा हम एक हो गए। तो इस अवस्था को लेकर ही शायद गांधी पैदा हुए थे, क्योंकि गांधी का जो हम लोग पढ़ते हैं तो गांधी बचपन से ही उनके अंदर ईश्वर के प्रति अटूट आस्था है। कमजोर गांधी, दुर्बल गांधी, शरीर से बहुत पचाने वाला नहीं, यहाँ तक कि शादी हो जाती है बचपन में, स्त्री की संगति करते हैं और उनको लगता है कि मैं थोड़ा तगड़ा हो जाऊं, मैं कुछ ऐसा हो जाऊं कि लोगों को लगे कि गांधी का क्या पर्सनालिटी। लेकिन इस चीज पर गांधी ऐसे ईमानदार आदमी हैं कि गांधी ने कहा कि मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो यही कर सकता हूँ कि मेरा राम मेरे भीतर है। क्या बात है। और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो राम की मर्जी है, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। तो जब मेरे भीतर वो राम है तो मुझे किसी से भय की क्या आवश्यकता है। बहुत सही आपने कहा। और उनकी दिनचर्या ही प्रार्थना सभा से शुरू होती वो थी, राम को अपने प्रार्थना से नहीं बल्कि भीतर प्रार्थना सभा से। बिल्कुल। तो ऐसे गांधी थे जो जीवन की शुचिता के एक विलक्षण उदाहरण है। गांधी कैसा भारत चाहते थे कि 20वीं शताब्दी में भी उनके विचार प्रासंगिक हैं, और वो कहते थे कि ग्राम स्वराज की कल्पना करते थे। आज भी जो हमारी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी से लेकर फिर विधान सरणी तक आते हैं और फिर संसद तक की यात्रा लोकतंत्र की होती है। तो यह जो ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत और इसका चिंतन गांधी ने दिया। आज जो हम देख रहे हैं ग्राम पंचायतों की स्थिति और गांधी के विचार, उसमें क्या साम्य आप पाते हैं डॉक्टर साहब? अभी साम्यता की बात करेंगे तो वो बिल्कुल उन्होंने जो सोचा था उससे थोड़ा सा इतर है, थोड़ा कोशिश की जा रही है। जी। गांधी की नज़र में राज्य एक आवश्यक बुराई थी, स्टेट इज ए नेसेसरी एविल। वो मानते थे कि इसके द्वारा पूर्ण न्याय का उपभोग नहीं कर पाएंगे साधनहीन व्यक्ति। तो वो विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र के लक्ष्य को लेकर चलते थे, जो एक अवधारणा है कि ग्रास रूट लेवल से, नीचे के स्तर से क्रमशः संश्लेषित होकर लोग ऊपर जाएं। ऐसा नहीं हो कि हवा में रहे, वस्तुतः जो जाएं वो जमीनी हकीकत से जिनका जुड़ाव हो। और उनका यह विचार उनके सतत लेखनी में सतत रूप से प्रवाहित होता है। ग्राम स्वराज्य के विभिन्न अंकों को देखेंगे तो वो जो सोचते थे उसको कलमबद्ध भी करते थे और उसको यथासंभव व्यावहारिक जीवन में उसका प्रयोग भी करते थे। स्वयं उन्होंने जो टॉल्स्टॉय फार्म वगैरह बनाया, तो वहाँ वो स्वयं, जैसे कहते हैं कि लीडिंग बाय सेल्फ एग्जाम्पल, स्वयं पहल करके, ताकि जो बाद के अनुयायी हैं वो महज कोरी कल्पना पर नहीं रहे, वो देखें कि हमारा जो सलाहकार पुरुष है, हमारा जो नेतृत्व कर रहा है, वह भी उतनी ही जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है जितना कि एक आम आदमी। तो व्यक्तिगत उदाहरण से, जिसको आचार्य ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के बीच एक तादात्म्य स्थापित करके उन्होंने ऐसी कोशिश की। और फिर उन्होंने सशक्तिकरण की बात भी की, आम आदमी कैसे सशक्त होगा, महिलाएं कैसे सशक्त होंगी, और जो अंतिम पादान पर बैठे हैं, जिसको बाद में सरकार ने अंत्योदय योजना के रूप में लाया है, तो उनका ध्यान समग्रता था कि ये सत्ता का केंद्रीकरण न हो और आम व्यक्ति भी बुनियादी इकाई में भागीदारी करे, और फिर उसमें समर्पण त्याग की भावना है तो वहीं से उसकी आगे की वैयक्तिक विकास यात्रा शुरू हो और फिर वो समेकित राष्ट्रीय मुख्य धारा में योगदान कर सके। बहुत सही कहा आपने कि ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत में परिष्कार की आवश्यकता है, लेकिन वह मूलतः दर्शन गांधी का ही है जो आज 21वीं शताब्दी में पूरे भारत के लोकतंत्र का आधारभूत ढांचा है। और आपने यह भी कहा कि वो आम व्यक्ति को सशक्त करना चाहते थे, विशेष रूप से
नारी को सशक्त करना चाहते थे। मंजू जी, मैं जानना चाहूँगा कि बचपन में वो पिता से बहुत दूर दूर रहे, चूँकि उनके पिताजी एक सर्विस होल्डर थे, और माता का सानिध्य उनको मिला और माता के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा, और शादी के बाद कुछ दिनों तक तो बहुत मिक्स नहीं हुए कस्तूरबा से, परंतु बाद में जब एक चेतना जगी गृहस्थ आश्रम की, जी। तो इंग्लैंड में रहकर भी और फिर अफ्रीका में रहकर भी कस्तूरबा का खोज खबर रखना, और फिर कस्तूरबा को निकाल कर वो चंपारण की यात्रा, जो पहला उनका आंदोलन था, वहीं से वो अपनी अर्धांगिनी को साथ लाते हैं, जिस समय पर्दा प्रथा बहुत कठोर था। तो ये जो नारी के प्रति उनका आग्रह है, उनका विशेष आग्रह है उसके सशक्तिकरण के ऊपर, आज भी उसकी आवश्यकता है। इस विषय को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, मेरा तो अपना, बार बार मैं यही बात कह रही हूँ कि गांधी ने जो कुछ भी किया, कुछ भी नया नहीं किया जी। भारत में ये दावे के साथ, एक शिक्षिका के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक अध्येता के रूप में मैं जानती हूँ कि गांधी ने कोई नई बात नहीं कही, न कोई नया काम किया। हमारे प्राचीन वाङ्मय की वो साकार छवि हैं, उनके आराध्य राम हैं, और राम का राम राज्य, राम का व्यक्तित्व, राम की समग्रता और राम की उदारता, ये सब राम का पुरुषार्थ भी, ये सब गांधी ने, हमको लगता है कि राम से प्राप्त कर लिया। जी। राम सबरी से मिलने गए हैं। आज लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज के नेताओं को सीख लेनी चाहिए गांधी से। जी। कि गांधी कहते थे कि राम का जो राम राज्य है वो आदर्श राज्य होगा। जी। कितना बवाल इस पर लोग पता नहीं कहां से सोच लाते हैं। कौन सा राम राज्य? उस राम राज्य की, जब मैं एक बच्ची थी तो उस समय बुनियादी स्कूल होता था, पता नहीं आप लोगों के समय था, बुनियादी शिक्षा। हाँ। जी हाँ। तो बुनियादी स्कूलों में सिखाया जाता था कि सबकी धरती सब हो मालिक, घर घर अलख जगाना, अमर संदेशा बापू जी का, बच्चों भूल न जाना, चारों ओर जहां बहती हो शुद्ध प्रेम की धारा, जनता का वह राम राज्य है जहां न हो बंटवारा। वाह, क्या बात है। तो बताइए, ये मैं तीसरा में, शायद तीसरा, क्योंकि चौथा के बाद मैं रामकृष्ण मिशन में चली गई। तो गांधी तो इतने उदार हैं, इतने विशाल ब्रह्मांड हैं कि गांधी के एक पक्ष को लोग छूता है और कहता है कि गांधी केवल औरतों के लिए नहीं थे। जी। आचार्य जी गांधी तो सबकी उन्नति चाहते थे। जी। और सबको उस आसन पर देखना चाहते थे जहां उनके इष्ट, उनके आराध्य थे। बिल्कुल। उनके आराध्य ने न जातिवाद किया, न छुआछूत किया, न ऊंच नीच किया, न कभी कोई भेद किया। राजा कैसा? वो राजा जो एक सबसे नीचे का व्यक्ति कहता है उसको सर आंखों पर लेता है। जी। और उस सम्मान में अपनी प्राण प्रिया को वन भेज देता है। जी। इस पीड़ा कौन समझेगा? बहुत सही। गांधी का एक चीज हमेशा इतिहासकार कहते हैं कि गांधी ने अपनी पत्नी को मारा था एक बार, इसलिए घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि शौच की सफाई, वो चाहते थे कि मेरे जो बच्चे मेरे आश्रम में हैं वे मेरे पुत्र हैं। मारा था ऐसा नहीं कहा है, कहा कि लड़ाई हो जाया करती थी, क्योंकि कस्तूरबा को कहते थे कि हमारे आश्रम का यह अनुशासन है। आपकी बात बिल्कुल सही है आचार्य जी, लेकिन जो इतिहास में तो बहुत तरह की धाराएं चलती है ना, तो इतिहास की एक जो क्रूर धारा, गलत धारा, क्रूर धारा, क्रूर धारा कहें, गलत सही हम लोग क्या कहेंगे, तो क्रूर धारा के लोग कहते हैं कि वो हिंसक हो जाते थे। अरे हिंसक नहीं होते थे। जैसे पिता भी कई बार आवेश में कहता है कि करो, वो तो अहिंसा परमो धर्म का आत्मसात कर लिया। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से इस विषय को रखा। मैडम ने कहा कि बुनियादी शिक्षा और हम लोग उसी के प्रोडक्ट हैं, और आज पश्चिम की जो शिक्षा है, मैकाले की जो शिक्षा है, कॉन्वेंट की जो शिक्षा है, उस तरह की शिक्षा पद्धति कुल मिलाकर कहें तो समाज में भी और सरकारी संस्थाओं में भी देखने को मिलता है। परंतु कहीं ना कहीं लगता है हमारी सरकार को और हम सबको कि हमारी भारतीय शिक्षा छूटती जा रही है और हम कहीं गलत दिशा में भटक गए हैं। तो ये जो गांधी की बुनियादी शिक्षा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसकी 21वीं शताब्दी में क्या आवश्यकता है जो उसके मॉडल्स खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, नाम से ही बहुत प्रकट है बुनियादी। तो बुनियाद मजबूत होगी तो फिर बहुत मजबूत इमारत भी होगी। तो बुनियादी शिक्षा
भारतीय परंपरा का एक अविभाज्य हिस्सा रही है, जिसमें बिना किसी विशेष नियम उपनियम औपचारिकताओं के सहज भाव से स्थानीय रूप से उपलब्ध छात्र, परिवार के लोग और उनके गुरुजन स्वेच्छा से योगदान भी करें और वहाँ से बुनियादी तालीम भी लें। जी जी जी। गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि शिक्षक का बहुत ज्ञानी होना, विद्वान होना जरूरी नहीं है, हाँ उसका चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे प्राथमिक पाठशाला घर से जो सीखते हैं उसको संवारा निखारा जाता है जहां वो बुनियादी तालीम पाते हैं। और आज भी यदि कहीं मानक हैं तो शिक्षक ही हैं। समाज शिक्षक की ओर ही अभी भी मार्गदर्शन के लिए देखता है। तो शिक्षक का आचरण कैसा हो, उसके संस्कार कैसे हो, वो नई पौध में किस ढंग का भाव भरे, ताकि बच्चे विरासत के प्रति सजग भी हों और विरासत को अक्षुण्ण भी रखें और विरासत को सकारात्मक गुणवत्ता भी प्रदान करें। जी जी। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से ढांचा, और उसमें आज के संदर्भ में तो वैज्ञानिक उपकरण वगैरह की बात करते हैं, तो मूल रूप से विज्ञान के विरोधी नहीं थे, लेकिन मानवीय संवेदनाओं के प्रबल पक्षधर थे। कोई भी कार्य करें, कोई भी उपादान हम लें, लेकिन उसमें मानवीय संवेदनाएं प्रमुखता से रहें और उसी के बल पर हम एक सबल राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि केवल भौतिक चीजें नहीं होती, भौतिक चीजों का भावनात्मक बंधन होता है, उसी से समेकित लगाव भी होता है, जुड़ाव भी होता है, और समाज में जो समरसता होती है उसी का विशेष प्रकटीकरण होता है। जी बहुत अच्छा। बुनियादी शिक्षा के हम तीनों ही हामी भरने वाले लोग हैं, बल्कि उसी को पढ़ा है, उसी को देखा है। तो बुनियादी शिक्षा में एक और विशेष चीज सिखाई जाती थी, जो आज हमारे भारत सरकार का बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और स्वच्छता। और हम लोग अपने वर्ग को स्वयं झाड़ू बहारू करते थे छोटी छोटी क्यारियों में। तो ये तो बुनियादी शिक्षा का ये जो पक्ष है, विशेष रूप से जो स्वच्छता पर जोर दिया जाता था, और आश्रम जीवन जो गांधी ने बनाया आंदोलनकारियों के लिए, वहाँ भी स्वच्छता की बहुत महत्ता थी। तो यह जो स्वच्छता है मैडम, महिलाएं हमारे घर में आज स्वच्छता के प्रति पहले से ज़्यादा जागरूक रही हैं। फिर भी चौखट के बाहर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। शायद यही कारण है कि मोदी जी ने इसको एक अभियान बनाया। तो स्वच्छता के प्रति जो गांधी का आग्रह था, उसका जो परिणाम है वो आपको क्या देखने को मिलता है? मुझे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। गांधी गुजरात से आए, गुजरात की मिट्टी में पैदा हुए, भारतवर्ष के थे तो थे, दुनिया के ही थे। तो गुजराती समाज में आज भी आदर्श श्री कृष्ण को लोग मानते हैं। श्री कृष्ण विष्णु के रूप हैं। और मंदिरों में आप जाकर देखे भी होंगे, आप तो सब जगह घूमे हैं, कि इतनी साफ सफाई। तो गांधी जहां भी रहे, गांधी ने अपने आश्रम को ही मंदिर बना दिया। गांधी जहां पग रखते थे वो मंदिर हो जाता था। तो स्वच्छता के बिना, हमारे वाङ्मय कहते हैं कि हम अगर साफ नहीं हैं तो हमारी नीयत भी साफ नहीं है। तो स्वच्छता को उन्होंने धर्म से जोड़ा और धर्म को उन्होंने धारण किया अपने स्वभाव में। धर्म, वो धर्म दिखावे का धर्म नहीं था, उनका धारण करने वाला। गांधी ने किसी को दिखाने के लिए वो आधे कपड़े नहीं पहने, उन्होंने एकाकार किया, सबके साथ अपने को जोड़ लिया। तो ये जो जोड़ना था, इसमें स्वच्छता भी थी, जिसको अभी वर्तमान सरकार ने बिल्कुल अंगीकार किया है, आत्मसात किया है। पूरा भारतवर्ष उसका स्वागत कर असर दिखाई दे रहा है कि अब आपको अपेक्षाकृत बहुत कम गंदगी दिख रही है। लोगों के अंदर ये जागरूकता आई है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि जब हम 2 अक्टूबर को गांधी जी का 150वां जन्म दिवस मनाए, तो एक स्वच्छ भारत पूरे विश्व के पटल पर दिखाई पड़े। तो बिल्कुल, चूंकि मोदी भी तपस्वी हैं और ये देख रहे हैं कि अगर आप साफ हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का आनंद एक और विषय है जिसको समय के अभाव में हम संक्षेप में इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि प्रारंभ में ही डॉक्टर साहब ने कहा कि गांधी विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे, चाहे वह सत्ता का विकेंद्रीकरण हो या अर्थनीति का विकेंद्रीकरण हो या समाज के अन्य विषयों का विकेंद्रीकरण हो।
आज हम देख रहे हैं कि भारत में कॉरपोरेट कल्चर चला गया है और हमारी अर्थनीति को बहुत करीब से प्रभावित कर रहा है और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी दिख रहे हैं, कुछ बुरे परिणाम भी दिख रहे हैं। काला धन बढ़ने का एक कारण यह भी है जिसके प्रति हमारे प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। तो यह जो गांधी का एक दर्शन है कि अर्थव्यवस्था भी हमारी विकेंद्रित हो और उद्योग भी हमारा जो हो वो जो कॉरपोरेट हैं वही सब कुछ नहीं बनाए, नमक भी कॉरपोरेट बनाए और कपड़े भी कॉरपोरेट बनाए और फिर पेट्रोलियम भी वही निकाले। तो ये जो गांधी का विकेंद्रीकरण का दर्शन है अर्थव्यवस्था का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे आज के संदर्भ में 21वीं शताब्दी सबसे पहले उन्होंने प्रतिकार के रूप में नमक को ही चुना। जी सही कहा आपने। तो जो जन जन के दैनंदिन के उपयोग की चीज है, और गांधी जी जैसा मैंने कहा कि तकनीक के विरोध नहीं थे, लेकिन तकनीक के दासत्व के विरोधी थे और तकनीक मानवीय श्रम को विस्थापित न करे इसके पक्षधर थे। जहां तक कॉर्पोरेट की बात है तो उनसे अभी अपेक्षा करते थे कि ट्रस्टशिप काउंसिल के माध्यम से उनमें स्वयं इतनी चैतन्यता हो कि वे भी सामाजिक भागीदारी में योगदान करें। और आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज अपना विकास मानवीय भाव के साथ भी कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमन या ह्यूमन फेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास जो हो वो खंडित ना हो, विकास जो हो वो समेकित दिखे, इसीलिए किसी चीज को पृथक नहीं करते थे। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्रम की महत्ता और श्रम का आदर, इसलिए भंगी से लेकर उच्चतम शिखर पर बैठा व्यक्ति उनके लिए समान रूप से वंदनीय होता था। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे जो गतिरोध है, विरोधाभास है, उसके बारे में भी गांधी की स्पष्ट राय रही है और यह उनके स्वयं के जीवन दर्शन में, उनकी आत्मकथा में प्रतिबिंबित होता है, या समय समय पर उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से जो आलेख लिखे जी उसमें प्रतिबिंबित होता है। जी 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 बहुत सही कहा। हम अंतिम प्रश्न के रूप में जानना चाहेंगे कि आज भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अस्पृश्यता है, छुआछूत है, और गांधी ने उस दौर में जब छुआछूत शिखर पर था तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी और एक रचनात्मक कदम उठाया था। तो आज जो एक भंगी है और एक राजा है, तो उसका जो गैप है वो कम जरूर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि गांधी का जो दर्शन है अस्पृश्यता को समाप्त करने का, समानता और समरसता का, तो उसको आप बहुत संक्षेप में 2 वाक्यों में आप रेखांकित करें। मेरा मानना है कि कम तो बहुत हुआ है और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, सही शिक्षा, वास्तविक शिक्षा, जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ेगी और जैसे जैसे हम ये मानेंगे कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है, ये छुआछूत भी बंद होगा। सही कहा आपने कि हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। अगर ये मान ले जो गांधी मानते थे, और इसीलिए उनकी दिनचर्या प्रार्थना सभा से शुरू होती थी, जीवन में सुचिता था, तो गांधी के जीवन का कोई भी आयाम हम देखें तो वो आदर्श है। और गांधी के चिंतन का कोई भी पक्ष हम देखें, चाहे वो अर्थनीति के प्रति उनका चिंतन हो या समाज नीति के प्रति हो, राजनीति के प्रति हो या स्वच्छता के प्रति हो, तो उनका जो चिंतन है वो शाश्वत है, हर काल में वो कालजयी रूप में दिखाई पड़ेंगे। यही गांधी की विशेषता है। हम उस गांधी को नमन करते हैं जिसके बारे में लिखा गया कि एक मिसाल है गांधी। जब आइंस्टाइन आए तो उन्होंने उनको नमन करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा चमत्कृत करने वाला अगर कोई व्यक्ति मुझे मिला पूरी दुनिया के भ्रमण में तो वो गांधी थे। हम उस गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके 150वें जन्मदिन के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप विद्वानों का और नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने अवसर दिया।